Good morning, students. Today we are going to start chapter 16 of SS, that is Economic Liberalization and Globalization. This is also a second chapter of economics. Let's start. When India became independent in 1947, that is August 15, 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. जब से हमने इंडिपेंडेंस हासिल की, उसी के बाद से हमारी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था प्लानिंग करना कि किस तरह से हम हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं. It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5-year plans, one after the other. बच्चों 5-year plan यानी कि पंचवर्षीय योजना. हर 5 सालों में ये डिसाइड होता है कि अगले 5 सालों में क्या करना है, किस तरह से जो भी स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नोट दैट 1951 से 56 ये फर्स्ट 5-year प्लान था और जो करंट 5-year प्लान था, जो कि अब 5-year प्लान नहीं चलते हैं, बट जो लास्ट 5-year प्लान था वो 12th वाला कंसीडर किया जाता है. तो 5-year प्लान जो था वो 12th वाला लास्ट था और वो कौन से ईयर में शुरू हुआ था? 2012 से 2017 तक चला था. यानी अभी जो 5th ईयर प्लान अगर चल रहा होता, जो कि अभी चल नहीं रहा है क्योंकि ये सिस्टम बंद कर दी है, पहले चलती थी, तो अभी तक के टोटल 12 5-year प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो ये ध्यान में रखना बच्चों. मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी यानी मनी रिलेटेड, फिस्कल पॉलिसी यानी टैक्स रेवेन्यू रिलेटेड, and industrial policy have been announced for this. Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. कि इतना सब कुछ हमने किया है, इतना 5 years प्लान किए हैं, इतने सारे इम्प्लीमेंटेशंस भी किए हैं, बट उस तरह से जैसे सक्सेस मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिली है. Hereby government investigated the cause for the failure and determined to give new form of different economic policies in order to rectify the errors done in the past. कि जो पास्ट में एरर हुई है तो उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने नई स्ट्रेटेजी लेके आए, यानी अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करने लगे. In that regard, very important, industrial policy of 1991, such economic reforms यानी कि नए लॉज लाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, implemented which could strengthen economic development, कि जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, which were known as liberalization, privatization and globalization. तो तीन सेक्टर्स में, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अलग अलग तरह के लॉज लाए, अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस और जो कंट्रोल्स थे उसको हटाए, उसको लाए, इस तरह से किया उन्होंने. तो इन तीन के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे. तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. 2 mark क्वेश्चन इट इज. गवर्नमेंट ग्रेजुअली, ये डेफिनेशन है बच्चों, गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. हमने लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर में देखा था कि कई तरह की सिस्टम्स गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है अलग अलग कंट्रीज की, जैसे मार्केट सिस्टम था, सोशलिस्ट सिस्टम था. तो यहाँ पे जो सोशलिस्ट सिस्टम में सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में मिक्स सिस्टम आ गई है. तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा रोक टोक लगा के पहले बैठी थी कि उनको कोई नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं कर सकते विदाउट परमिशन एंड ऑल. तो ऐसी सब चीज़ों के जो रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल थे वो गवर्नमेंट ने कुछ तरह से हटा दिए, लिबरल कर दिए, यानी छूट छाट दे दी. Main economic reform related to liberalization were made in the earlier period were as follows. तो जब ये 1991 में ये सब पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, कौन कौन से नए चेंजेस आए? देयर वॉज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्री. 18 इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है, जैसे कि रेलवे होती है, डिफेंस मटेरियल, ये सब होता है. तो ऐसी सब इंडस्ट्रीज में जो रिजर्वेशन है वो तो वैसे के वैसे ही रहे. फॉर द इंडस्ट्री अदर देन दैम, इसके अलावा की जो जिसको प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर सकते थे, कंपल्जन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड. एलिमिनेटेड यानी रिमूव. कि पहले कुछ भी तुम एस्टेब्लिश करो उसके लिए तुमको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है, अब आपको सिर्फ रजिस्टर करवाना पड़ता है. एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, यानी कि रेलवेज के रिलेटेड कोई भी चीज़, एटॉमिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अलावा कोई भी एरियाज जो हैं
वो सारे के सारे वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिए गए हैं। यानी अब प्राइवेट सेक्टर्स यानी कि इंडिविजुअल इन सब सेक्टर्स में जा सकता है। जैसे कि बीएसएनएल कंपनी है बच्चों, तो बीएसएनएल जो है वो मोबाइल फ़ोन की बीएसएनएल कंपनी वो गवर्नमेंट की है। अब इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी आ गई है, जैसे जियो है, एयरटेल है, देन अपना वोडाफोन है, सेम ऑन। ट्रेडिशंस ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री वाज कैंसल। पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, अब वो कैंसिल कर दिया गया है। प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन, ऐसी इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती एंड आर नॉट हैजार्डस फॉर एनवायरमेंट वॉज कैंसल। तो पहले किसी भी चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती थी, अब जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं करती या हैजार्डस नहीं है, हैजार्डस यानी डेंजरस नहीं है एनवायरमेंट के लिए, तो ऐसी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, 2 marks. As a result of liberalization, private sector has got opportunity to make unconstrained development which led to the increase in the production. Unconstrained यानी बच्चों unrestricted, पूरी तरह से छूट छाट मिल जाएगी, तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनीज वाले हैं तो वो अपनी तरह से पूरा डेवलपमेंट कर पाएंगे। Because of accepting policy of liberalization, global trade started got impetus and there has been increase in the global trade. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली इम्पेटस इम्पेटस यानी बूस्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी भी अब होगी। पहले रिस्ट्रिक्शन थे, अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर इज इंक्रीज इन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा कंट्री में पैसा आएगा। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन, कि जैसे ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी अटेंड हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी यानी हर चीज़ में सुधार आने लग गया, क्योंकि हर चीज़ में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स वाले जो हैं वो इन सब फील्ड में आ गए, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल सर्विस है, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अब सब गवर्नमेंट खुद के पास भी रखती है और प्राइवेट सेक्टर्स वालों को भी देती है। Disadvantage of liberalization. In spite of decrease in the restrictions, monopoly could not be checked. तो इसके disadvantage में ये भी है कि restriction तो कम कर दिए बट फिर भी monopoly could not be checked, check यानी control, कि कोई कोई ऐसे सेक्टर्स तो है ही जिसमें गवर्नमेंट अपना ही चलाती है, जैसे कि डिफेंस मटेरियल हो गया, तो डिफेंस मटेरियल जो है, डिफेंस मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट ही चलाती है, उसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स को रखा नहीं गया। As focus was only paid on industrial sector, India remained backward in the development of agriculture field. Agriculture में पीछे ही रह गया इंडिया। इंडस्ट्रीज को बूस्टअप जरूर से मिला है बट एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। There has been increase in the disparity of income. अमीर और गरीब हो गया, differences of income. Because of increase in imports and decrease in the exports, foreign debt has increased. जब कभी भी बच्चों दिमाग में रखना, हम अगर इंपोर्ट दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं और अपने दूसरी कंट्री में बेचते हैं, जब हमारी बेचने की चीज़, सेलिंग चीज़ें का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है और इंपोर्ट की चीज़ों का कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली हमको दूसरी कंट्री को चुकाना पड़ता है पैसा, तो इससे हमारा फॉरेन डेप्थ बढ़ जाता है, यानी उधारी बढ़ जाती है। तो हमेशा कोई भी कंट्री अपने डेवलपमेंट के लिए यही चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करे, फॉरेन एक्सचेंज हासिल करे और कम से कम चीज़ें इंपोर्ट करे, जितना हो सके अपनी कंट्री में ही बनाए। So that was liberalization बच्चों। Now second point, that is privatization. 2 marks. Privatization means the process in which ownership and management of industrial unit under state control, state any government, is handed over or transferred to private sector is called privatization. तो प्राइवेटाइजेशन में कैसा हुआ, कोई कोई फील्ड जो सिर्फ पहले गवर्नमेंट ही चलाती थी तो अब वो ट्रांसफर किया या कंट्रोल दे दिया प्राइवेट सेक्टर यानी इंडिविजुअल फॉर्म्स को। तो दो चीजें इसमें है। फर्स्टली दोज एरियाज विच वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर नाउ ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ डिफेंस मटेरियल जो है वो सिर्फ यही बना दिए। अब जैसे रोड्स की बात कर लो बच्चों, रोड्स आपने देखा होगा गवर्नमेंट बनाती है, आईबीएम करके अगर आपने नाम सुना हो बच्चों, कि रोड्स के बहुत सारी जगह पे आईबीएम का भी लेबल होता है, तो आईबीएम एक इज अ प्राइवेट कंपनी, तो ये लोग भी रोड बनाते हैं, तो किसके बिहाफ पे बनाते हैं, वो गवर्नमेंट के पास से कॉन्ट्रैक्ट लेता था, गवर्नमेंट इनको कॉन्ट्रैक्ट देता है और ये लोग रोड बनाते हैं, यानी प्राइवेट कंपनीज इसमें आ गई है।
अब जितना ज़्यादा प्राइवेट कंपनी आएगी ना, क्वालिटी ऑफ वर्क भी उतना अच्छा मिलेगा। State keeps the ownership of state-owned companies under its control and give charge of the management to the private company। कि कंपनी जो है अभी भी गवर्नमेंट की है, खाली मैनेज प्राइवेट कंपनी वाले कर रहे हैं। या तो और स्टेट कीप्स मैनेजमेंट ऑन इट्स हैंड एंड गिव्स द ओनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी। यानी कि सपोज कि मेरी एक कंपनी है, सॉरी गवर्नमेंट की एक कंपनी है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट, या तो कंपनी गवर्नमेंट की है, सिर्फ मैनेजमेंट मेरे जैसे इंडिविजुअल को दे देती है, यानी इंडिविजुअल यानी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। तो या तो गवर्नमेंट ऐसा करती है, या तो कैसा करेगी, मेरी खुद की एक कंपनी है जिसको चला गवर्नमेंट रही है और ओनर इसका अभी भी मैं हूं, तो इस तरह से हो सकता है। तो गवर्नमेंट ये दोनों चीजें कर सकती है। Advantages of privatization, that is of 2 marks. There is an increase in the number of production units in industrial sector. Production बढ़ गया, obvious सी बात है। Production has been increased in the capital intensive and consumable commodities. Commodities यानी चीजें, capital intensive यानी महंगी से महंगी चीज। जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स अंदर आ रहे हैं, तो हमेशा हमने देखा था मार्केट सिस्टम में कि प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। Working capacity of public sector यानी गवर्नमेंट हैज इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड हुआ, तो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी होती है ना बच्चों, कैसे होता है, थोड़ा स्लो होता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स के आने की वजह से जो उनकी स्ट्रेटेजीज थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप आया है। तो जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ओन कंपनीज वगैरह जो थी, उसमें काफ़ी अच्छे तेज़ी आ गई है, डेवलपमेंट भी फास्ट होता गया, प्रोडक्शन भी फास्ट होता गया। डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इकोनॉमिक पावर है सेंट्रलाइज एज द रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इकोनॉमिक पावर सेंट्रलाइज हो गया, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो गवर्नमेंट है वो अपना पावर किसी को भी नहीं देगी, वो अपने पास ही रखेगी। भले प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर्स को मैनेजमेंट या तो कंपनीज ओन करवाई गई है, बट फिर भी उसको कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करती है। बिकॉज ऑफ विच इविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज। तो गवर्नमेंट के पास या तो फिर यहाँ प्राइवेट सेक्टर्स के पास, जिसके पास कंट्रोल होगा वो इस चीज को हैंडल करेगा, तो इसको बोलते हैं इविल ऑफ मोनोपोली। यानी कि कंपटीशन यहाँ बिल्कुल नहीं होगा और कोई एक ही पर्टिकुलर चीज जो फर्म है वो संभालेगी, या तो गवर्नमेंट संभालेगी या तो फिर प्राइवेट सेक्टर। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव नॉट डेवलप्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। छोटी मोटी इंडस्ट्रीज का कोई भला नहीं हुआ इसमें, ओनली लार्ज इंडस्ट्री हैव बीन बेनिफिटेड। Prices have not remained under control due to privatization. This led to the problem of price rise, जिसकी वजह से प्राइस राइज, कीमतें चीज़ों की बढ़ती गई, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ऐसी प्रोडक्शन करने लग गए थे। ये तो अभी भी ऐसा होता है कि ज़रूरत की चीज़ें कम और कैपिटल इंटेंसिव यानी जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा। थर्ड वन, ग्लोबलाइजेशन। Globalization is the process, ये definition है। Globalization is the process of connecting one country economy with the world's economy। दुनिया की इकोनॉमी से जब हम हमारी यानी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ गुड्स, चीजें, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर यानी कि काम करने वाले लोग इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो क्योंकि अब टेक्नोलॉजी से लेके इंसानों तक, सर्विसेज तक, चीज़ों तक, सब एक से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, इसीलिए हर कंट्री अब एक दूसरे के एकदम करीब आ गई है। तो फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें जो थी ट्रेड में बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव। जो पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, अब बिल्कुल निकल गया है। सच कंडीशन हैव बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशन। कैपिटल एक्सचेंज यानी मनी एक्सचेंज। ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव। पहले टेक्नोलॉजी कोई कंट्री दूसरी कंट्री को भेजती नहीं थी या देती नहीं थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हर कंट्री एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर भी करती है। Free exchange of labor may be there among different nations of the world। Free exchange of the labor, अपने यहाँ के लेबर दूसरी कंट्री जाते हैं, वहाँ के लेबर यहाँ आते हैं। बच्चों याद रखना, लेबर का मतलब खाली मजदूर नहीं होता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, आईटी वाले लोग जो होते हैं, तो वो भी लेबर ही कंसीडर करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मिक्स्ड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन have been there on Indian economy. Advantage and disadvantage are there. First of all, advantage of globalization. Foreign direct investment (FDI) is encouraged due to globalization.
जैसे जैसे हम हमारी टेक्नोलॉजी बाहर दिखाते हैं, दूसरी कंट्रीज में इंटरेस्टेड लोग जो होते हैं वो अपनी कंट्री में आके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी कंट्री वाले जब अपनी कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और डेवलपमेंट इसको बोला जाएगा। गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्री, जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, कैन इजीली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सपोज कि अमेरिका कोई चीज़ बना रही है, आईफोन की बात कर लो। आईफोन एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो भी आईफोन अमेरिका की बनी हुई प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट दुनिया भर में हर जगह लोग यूज़ कर रहे हैं। तो डेवलप कंट्री जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरी डेवलपिंग कंट्री के साथ भी अब शेयर कर रहे हैं, किसकी वजह से? तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन, कंपटीशन में खड़े रह सकते हैं इंडिया जैसी कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है बच्चों। एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज नॉट बीन अटेन्ड, जितना सोचा था उतना सक्सेस नहीं मिला इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला। आज भी लोग अपने इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन जो है वो गरीब है और अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार भी हैं। डेवलपिंग कंट्री हैव नॉट एक्वायर प्रॉपर बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट विच दे शुड हैव एक्वायर। हमारे जैसी कंट्री को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सोर्सेज अपने पास नहीं है या वो स्ट्रेटेजीज नहीं बनी कि जिसकी वजह से हम हमारा एक्सपोर्ट कर सकें। Large scale industry have acquired more benefit while small scale industry have obtained less benefit. So that was regarding the three strategies, three reforms implemented in industrial unit, that is in 1991 में government ने implement किया था, that is liberalization, privatization and globalization. So that's it for today for this video. Thank you.